आप सभी को सादर नमस्कार। मैं दीपक कुमार डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्रह्मर्षि विश्वामित्र शोध संस्थान पर। तो आज का टॉपिक है हमारा, आज हम लोग विस्तार से इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टॉपिक है शिक्षा क्रांति से ही कुहासा छटेगा। तो चलिए, भारतीय शिक्षा पद्धति पर एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत है जिसमें शिक्षक, प्रबंधन, नागरिक और छात्र के रूप में आपकी भूमिकाओं के अनुरूप चुनौतियों और सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। शिक्षा का मूल उद्देश्य केवल ज्ञान की प्राप्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह चरित्र निर्माण, विवेक का विस्तार, जीवन मूल्यों का विकास, आत्मानुशासन और युवाओं को जीवन भर स्वयं को शिक्षित करने के लिए तैयार करने पर भी केंद्रित होना चाहिए। इसका मकसद एक खाली दिमाग को एक खुले और सृजनात्मक दिमाग में बदलना है, जिससे व्यक्ति समाज और राष्ट्र के कल्याण में योगदान दे सके। जो वर्तमान भारतीय शिक्षा पद्धति की चुनौतियां हैं वो क्या है? सबसे मुख्य समस्या है शिक्षण पद्धति। हमारे शिक्षण पद्धति रोट लर्निंग बेस्ड है। रट्टा मारकर याद करने पर अत्यधिक जोर दिया जाता है। जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, प्रयोगात्मक और व्यवहारिक कार्यों का महत्व को कम कर दिया गया है। रोट लर्निंग, कितने ज्यादा मार्क्स बेस्ड स्टडी, आप कितने अंक लाते हैं, इससे आपकी काबिलियत को जज किया जाता है। शिक्षा का उत्पादन क्षमता और रोजगार परकता से सीधा जुड़ा न होना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और जीवन में क्या उपयोग है उसका, इससे कोई कनेक्शंस नहीं है। अगर कनेक्शंस है भी तो वो बहुत कम है। इसलिए मैं कहता हूँ शिक्षा का उत्पादन क्षमता और रोजगार परकता से सीधा जुड़ाव न होना, जिससे बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है। स्कूल में अपर्याप्त सुविधाएं, शिक्षक प्रबंधन और प्रशिक्षण की कमी है। एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में 1,25,000 लगभग स्कूल ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक शिक्षक है, जबकि अगर आप पूरे देश के शिक्षक स्टूडेंट्स रेशियो को देखोगे तो 1:21 है, जो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। 1:21 ये तो ठीक है रेशियो, लेकिन वहीं पे 1,25,000 ऐसे स्कूल हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक काम कर रहे हैं। एक शिक्षक के भरोसे पूरी स्कूल चल रही है। तो अगर हम लोग कहें तो हमारे पास संसाधन की कमी नहीं है, रैशनल डिप्लॉयमेंट की कमी है। हम लोग संसाधन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जो उपयोग किया जाना चाहिए जिस तरह से, वो उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो दूसरा, समावेशिता। शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह समावेशी न होना, जिसमें वंचित वर्ग और दिव्यांग बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच कठिन है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं, बहुत सारे कस्बे ऐसे हैं जहां तक अभी तक शिक्षा हमारी पहुंच नहीं पाई है, जहाँ की स्कूल की स्थिति बहुत ही खराब है। मैं एक रिपोर्ट का आपको बताऊं तो अभी तक सिर्फ ग्रामीण 5% ही क्षेत्र है जहाँ तक कंप्यूटर पहुंच पाई है। आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में अगर सिर्फ 5% ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर पहुंच पाई है तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। परीक्षा का केवल एक दिन की उपलब्धि पर आधारित होना, जो छात्र के समग्र विकास को नहीं दर्शा पाता। एक परीक्षा से अगर बच्चों को जज कर रहे हैं तो ये चीजें कहीं ना कहीं ये बताता है कि अपने उस बच्चे के साथ, उसकी काबिलियत के साथ सही जज नहीं किया है। गुरुकुल और वर्तमान शिक्षा पद्धति में कुछ अंतर है। तो गुरुकुल जो पद्धति हमारी पहले की पद्धति थी और आज की जो शिक्षा पद्धति है, इसमें कुछ मूल अंतर है। जैसे गुरुकुल पद्धति चरित्र निर्माण, आध्यात्मिक ज्ञान, जीवन मूल्य और कौशल विकास का पर बढ़ावा देता था। वहीं पे वर्तमान शिक्षा पद्धति सिर्फ नॉलेज, फैक्ट्स बेस्ड लर्निंग पे दे रहा है। हालांकि रोजगार के अवसर के लिए कुछ हमारे जो प्रतिष्ठान हैं, कुछ कॉलेजेस, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है सो फैक्ट बेस्ड लर्निंग पे काम कर रहे हैं। ठीक है, गुरु और शिष्यों के बीच गुरुकुल पद्धति में एक आत्मिक रिश्ता होता था, पर आज के समय में वो एक बिजनेस बन चुका है, एक व्यापारिक रिश्ता बन चुका है, जो कि कहीं ना कहीं गुरु और शिष्य के रिश्ते जो एक तरह से भगवान और भक्त के रिश्ते जैसे होते थे, उस चीज को धूमिल किया गया है आज की शिक्षा पद्धति में। ठीक है, प्रकृति के करीब खुला वातावरण, व्यवहारिक अनुभव और श्रम के महत्व पे जोर दिया जाता था, जो गुरुकुल पद्धति था। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा या कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि जो गुरुकुल होते थे वो खुले वातावरण में लगते थे, जिससे बच्चे प्रकृति को समझ पाते थे। ठीक है, और उनका स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता था काफी, पर आज नहीं है ऐसी स्थिति।
ठीक है। पोलाइटनेस सिखाई जाती थी, कैसे बात करना है, आपके अंदर स्किल डेवलप करी जाती थी, हाउ प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी स्किल जो डेवलप करी जाती थी गुरुकुल के अंदर, वो चीजें कम हो गई है अभी की शिक्षा पद्धति के अनुसार। शिक्षा पद्धति को में चुनौतियां तो काफी है, पर इसको सुधारा जा सकता है। इसको सुधारने के लिए सबको अपना अपना रोल समझना पड़ेगा। ये सिर्फ एक शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं है, या एक छात्र की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी है हम सब भारत के नागरिकों को। हम लोग अलग अलग रूप में इस चीज में बढ़ावा दे सकते हैं और शिक्षा क्रांति ला सकते हैं। और यही शिक्षा क्रांति से ही जो ये घोर कुहासा दिख रहा है ये छटेगा। ठीक, इसमें अगर मैं बात करूं एक शिक्षक के रूप में क्या कर सकते हैं, शिक्षा पद्धति को कैसे सुधार सकते हैं, शिक्षा क्रांति में कैसे सहयोग कर सकते हैं, तो सृजनात्मक और अनुभव एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे जोर देना पड़ेगा। सृजनात्मक शिक्षा होना चाहिए, अनुभवात्मक शिक्षा होना चाहिए। ठीक है, छात्रों को रटने के बजाय समझने और आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करना होगा। उन्हें समझना होगा, उन्हें सिखाना होगा और उनको तैयार करना पड़ेगा इन चीजों के लिए, वो प्रयोग करके सीखे, एक्सपीरियंस ले और उन चीजों को सीखे। जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उसकी भी है कि जो व्यवस्था है आज के समय में उसको लेके आए। पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए हर एक स्कूल के अंदर, हर एक बच्चे की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करना चाहिए। मैं जैसे कि मैंने एक रिपोर्ट दिया कि अभी के टाइम में सिर्फ 5% ग्रामीण क्षेत्र में के स्कूलों में कंप्यूटर पहुंच पाया है। 95% ऐसे क्षेत्र हैं ग्रामीण स्कूल के, ग्रामीण क्षेत्र जहाँ के स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है। तो आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में जब तक हम लोग गुरुकुल पद्धति और डिजिटल वर्ल्ड को कनेक्ट करके नहीं शिक्षा पद्धति में कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हम लोग ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हम लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो हम सबको सोचना होगा, करना होगा इन चीजों को। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि भारत के नागरिक होने के नाते हमें भी किसी बच्चे को इस बात के लिए जज नहीं करना चाहिए कि उनको कितने मार्क्स आए हैं, कितने नंबर आए हैं। एक रिपोर्ट अगर मैं कहूँ, एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ हमारे पास इससे लगभग 1 लाख से ज्यादा स्कूल के बच्चों का एक सर्वे किया गया था, जिसमें जो 5वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे थे वो दूसरी क्लास के भाषाओं की किताब को नहीं पढ़ पा रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है मैनेजमेंट की कमी, शिक्षकों की कमी और हमारे अवेयरनेस को, हमारी जागरूकता को। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना होगा। शिक्षा में सुधार एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए समाज के हर वर्ग को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। सिर्फ मैंने पहले ही कहा, ये सिर्फ जिम्मेदारी छात्रों और शिक्षकों तक सीमित नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया है जो कि चलती रहेगी। अगर गुरुकुल पद्धति को मैं आज इतनी बात कर पा रहे हैं हम लोग, तो गुरुकुल पद्धति किसी 1 दिन 2 दिन में डेवलप नहीं हुई, उसके विकसित होने में बरसों लगे। तो अगर आज से हम लोग ये शुरुआत करें तो नो डाउट कुछ दिन में, कुछ वर्षों के बीच हम लोग उस स्थिति में होंगे जहां से हम लोग भारत को विश्व गुरु बनते हुए देख सकते हैं, या ऐसा सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। तो अंत में यही कहना चाहूंगा कि शिक्षा में सुधार एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए समाज के हर वर्ग को अपनी जिम्मेदारी निभानी है। जो अगर जिम्मेदारी की बात करूं तो जैसे मैंने बात करी, शिक्षक की सृजनात्मक और अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षकों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता से, अब शिक्षक बहुत सारे शिक्षक को भी प्रशिक्षण की जरूरत होती है, क्योंकि आपको पता है ये जो युग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजियां बदलती जा रही है, और जबकि हमारे पास जो सिस्टम्स हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम्स हैं, वो वही पुराने चल रहे हैं। तो जरूरी होता है शिक्षक को भी प्रशिक्षण देना, और ये काम प्रबंधन का है। प्रबंधन को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि हमारे पास जो शिक्षक है, हमारे स्कूल कॉलेज में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, वो काबिल हो, उस चीज को पढ़ा पाने में समर्थ हो। भारत के नागरिक होने के लिए शिक्षा के महत्व को समझना और अपने बच्चों को केवल डिग्री नहीं बल्कि कौशल विकास और चरित्र निर्माण पे ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करना, स्थानीय स्कूल के साथ जुड़कर सामुदायिक शिक्षा पहल में योगदान देना,
अगर मैं एक छात्र के रूप में अपने कर्तव्यों की बात करूं तो मैं कहता हूं छात्रों को उत्सुक होना चाहिए, उत्सुकता बनाए रखें और केवल अंकों के लिए नहीं, ज्ञान और कौशल के लिए पढ़ना, पाठ्यक्रम को वास्तविक जीवन से जोड़कर सीखने का प्रयास करना और सहकर्मी मूल्यांकन में सक्रिय रहना। ये एक शिक्षक के रूप में, प्रबंधन के रूप में और भारत के नागरिक तथा छात्र के रूप में मेरे जो ड्यूटीज हो सकती हैं, जो आपके रोल हो सकते हैं, वो मैंने बताए। इस तरह के और भी काफ़ी बातें हैं, काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोस जो बनाई गई है ब्रह्मर्षि विश्वामित्र शोध संस्थान से, ये आप लोग को भारत की शिक्षा व्यवस्था और गुरुकुल पद्धति की शिक्षा व्यवस्था को समझने में मदद करेगा। आप सभी को अंत में पुनः नमस्कार और धन्यवाद।